देखिए, विद्वानों के अपने अपने मत हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि भारत में हर क्षेत्र में उन्नति और जो तरक्की हो रही है उसके पीछे वो एक समय था और वो भारत का गोल्डन पीरियड था, भारत का स्वर्ण काल, गुप्त काल को कहते हैं। लेकिन मैडम उर्मिला थापड़ लिखती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था कि वो गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल रहा हो। अपने अपने तर्क हो सकते हैं, अलग अलग इतिहासकार हैं, उनके अपने अपने मत हो सकते हैं, पर अधिकांश इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि अगर भारत का गोल्डन पीरियड था, वो जो स्वर्ण काल था, तो वो गुप्त काल था। तो देखें, यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो हम जिस वंश की बात करने जा रहे हैं वो कौन सा समय है, वो है गुप्त काल। तो गुप्त काल के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, जो सबसे पहला ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, बताइए किसे भारत का स्वर्ण काल, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पर गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, वो गुप्त काल को कहा जाता है। तो देखें, यहीं पर बात कर रहे हैं हम लोग, अगर जैसे हम बात करें, अगर हम बात करें, बताइए हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसका समय कहलाता है? अकबर का समय कहलाता है। अगर यहाँ बात की जाए संस्कृत साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। तो कालिदास, गुप्तकालीन विद्वान जो संस्कृत भाषा का ज्ञाता है, उस संस्कृत भाषा में उसने साहित्य लिखे। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल अकबर का काल कहलाता है, संस्कृत साहित्य का स्वर्णकाल गुप्त काल कहलाता है। एक अकेले कालिदास ही नहीं है, एक से ज़्यादा विद्वान हैं जिनके होने के कारण संस्कृत साहित्य में भरपूर उन्नति हुई और संस्कृत का विस्तार हुआ। संस्कृत यहाँ पर पूरे देश की राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी महत्व रखती है। तो गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में संस्कृत का गोल्डन पीरियड रहा, संस्कृत साहित्य का भी ये स्वर्ण काल माना जाता है। तो हम गुप्त काल की जब बात करते हैं, गुप्त काल के प्रमुख शासकों के ऊपर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखें, जब हम बात कर रहे हैं गुप्त काल की, उसके जो प्रमुख शासक हैं उनके ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के अलावा घटोत, कच्छ, इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, इसी परंपरा में रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। यहाँ बताना चाहूँगा, चंद्रगुप्त द्वितीय मोस्ट ग्लोरियस एम्परर ऑफ गुप्त डायनेस्टी, ये गुप्त वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसके अलावा कुमारगुप्त, कुमारगुप्त के अलावा स्कंदगुप्त। तो श्रीगुप्त है, घटोत्कच है, चंद्रगुप्त प्रथम है, समुद्रगुप्त है, रामगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त है। ये इस वंश के प्रतापी शासक हैं जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए हैं, ड्रॉ किए हैं। यहाँ पर इस वंश के प्रतापी शासक रहे, एक से अधिक उपलब्धियां हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, देखिए, संस्कृत साहित्य, संस्कृत भाषा का विकास हुआ। तो संस्कृत साहित्य का गोल्डन पीरियड तो ये कहलाता ही है, संस्कृत का गोल्डन पीरियड या स्वर्णकाल भी कहलाता है। देवगढ़, दशावतार मंदिर,
किस शैली का मंदिर है? पंचायतन शैली। पंचायतन शैली का मंदिर जो मंदिरों की शुरुआत का भी प्रमाण है। कहा जाता है मंदिरों की शुरुआत गुप्त काल से मानी जाती है। तो पहली बार मंदिरों के प्रमाण मिलने लगते हैं। इससे पहले मंदिरों के प्रमाण नहीं मिलते थे, लेकिन मंदिरों के प्रमाण मिलने लगते हैं। पंचायतन शैली, अगर पंचशैली का सर्वोत्तम कोई उदाहरण है तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। हम लिखते हैं अजंता और एलोरा। एलोरा अगर प्रमाण है तो फिर वो राष्ट्रकूटों के समय के कुछ प्रमाण कला से संबंधित वहाँ पर मिलते हैं, लेकिन अजंता और एलोरा का नाम साथ साथ ले लिया जाता है। लेकिन अगर गुप्त काल के चित्रों की बात की जाए तो अगर गुप्तकालीन चित्रकला की बात की जाए तो गुप्तकालीन चित्रकला के दृष्टिकोण से अजंता की गुफाएं, इसके अलावा बाघ की गुफाएं जो कहाँ पर है? ग्वालियर के निकट है। तो ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं भी गुप्तकालीन चित्रकला का एक बढ़िया प्रमाण है। तो गुप्त काल में अगर हम लोग बात करें तो हर क्षेत्र में उन्नति हुई। फॉर एग्जाम्पल के लिए राष्ट्र का विस्तार समुद्र गुप्त क्या कहलाता है? इंडियन नेपोलियन कहलाता है। डॉक्टर वी.ए. स्मिथ तुलना कर रहे हैं इंडियन नेपोलियन से, यानी समुद्रगुप्त के समय जो विस्तार हुआ उस विस्तार की तुलना की जा रही है, इंडियन नेपोलियन कहा जा रहा है उनके द्वारा। तो समुद्रगुप्त ने राज्य विस्तार किया। यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ करवाए जाने की जानकारी भी मिलती है समुद्रगुप्त के द्वारा। तो अश्वमेध यज्ञ कराया गया गुप्त के द्वारा। कितनी अच्छी उन्नति रही होगी। सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई। सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई किस काल में जारी की गई? गुप्त काल में। तो देखिए एक से ज़्यादा उपलब्धियां हैं। जब हर क्षेत्र में लगभग उन्नति हुई तभी तो कहा जाता है भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड। तो जिस टॉपिक को आप पढ़ने जा रहे हैं वो गोल्डन पीरियड टाइम पीरियड रहा है, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें ये तो नहीं बताना पड़ेगा आपको कि ये महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, इसमें से क्वेश्चन की संभावनाएं बनती हैं, क्योंकि इतिहास जैसे विषय का गोल्डन पीरियड तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो कुछ शेयर मैंने आपके साथ किया है इसके शासकों के बारे में कुछ टाइम पीरियड पर मैं बात कर रहा हूँ। इतना आपको इनके सनों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। 240 से 280 ईस्वी का समय है, किसका है? श्रीगुप्त का समय है। श्रीगुप्त के बाद 280 से 390 ईस्वी ये किसका समय है? घटोत्कच का समय पीरियड है। 390 से 335 ईस्वी ये किसका समय है? चंद्रगुप्त प्रथम का समय है। 335 से 375 ईस्वी ये समुद्रगुप्त का समय है। और केवल कुछ महीनों का शासन रहा 375 से 375 ईस्वी। तो मैंने आपके सामने नोट कर दिया है 375 से 375 ईस्वी। 375 से 414 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल रहा। 414 से 454 ईस्वी कुमारगुप्त का शासनकाल रहा। 455 से 467 ईस्वी स्कंदगुप्त का शासनकाल रहा। तो अगर आप नोट करना चाहें तो कर लीजिए। जीके के दृष्टिकोण से हर राजा का कार्यकाल या शासन का समय याद रखा जाए ये इतना भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन चैप्टर को क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ आपको डिस्कस कर दिया है, इसे नोट कर लीजिए।
हम देखें, ये जो शासक लिखे गए हैं, इन शासकों की जब बात कर रहे हैं, पहले दो श्रीगुप्त घटोत्कच। तो अगर हम लोग बात करें श्री गुप्त की, तो श्रीगुप्त संस्थापक था, किसका संस्थापक था? गुप्त वंश का। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? श्रीगुप्त है। लेकिन ये भी पूरी तरह मुक्त शासक नहीं था, क्योंकि न केवल श्रीगुप्त बल्कि घटोत्कच उसके बाद जो शासक में बैठा, इन दोनों के साथ श्रीगुप्त और घटोत्कच एक उपाधि मिली है, महाराज। ये बता लगता है इससे, महाराज से, कि ये मुक्त शासक नहीं थे, किसी के अधीन ये भी रहे होंगे। जैसे अगर हम ये कह सकते हैं कि एक तो होता है देश का प्रधानमंत्री और जो एक होता है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व भी करने वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसी तरह से एक अंतर यहाँ जो मिलता है कि कहीं ना कहीं ये सामंत रहे होंगे किसी शासक के, किसी महाराजाधिराज के। लेकिन अगर ये महाराजाधिराज होते, राजाओं के भी राजा होते, तो इनके साथ महाराजाधिराज शब्द या उपाधि आती। लेकिन इनकी उपाधि, इनका जो टाइटल मिलता है, श्रीगुप्त घटोत्कच का जो टाइटल मिलता है वो महाराज शब्द मिलता है। इसका मतलब यह किसी के सामंत थे, किसी के अधीनता इनकी भी रही होगी। सामंत शब्द का प्रयोग किया गया है महाराज के संदर्भ में। तो श्रीगुप्त की बात की जाए तो श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक है। घटोत्कच की बात की जाए, इसके साथ भी महाराज शब्द लगा मिलता है, जैसा श्रीगुप्त के साथ मिलता है। अर्थात ये मुक्त शासक न होकर के किसी के सामंत रहे होंगे। तो ज़्यादा यहाँ पर इनकी ऐसी उपलब्धियाँ जीके के संदर्भ में तो नहीं है जो डिस्कस की जा सकें, है ना। तो यहाँ पर एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने उसका दे दिया है, श्रीगुप्त का और घटोत्कच का, कि इनकी बारे में, कि ये महाराज शब्द का प्रयोग होने से लगता है एक शुरुआती दौर था जो सामंतों द्वारा धारण की गई उपाधि को ये फॉलो कर रहे थे। अब देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम की बात की जा रही है। चंद्रगुप्त प्रथम की जब बात करते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम 319-20 ईस्वी, 319-20 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते समय इसने गुप्त संवत चलाया। तो बताइए, गुप्त कैलेंडर का फाउंडर, गुप्त संवत का संस्थापक कौन था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सबसे पहले गुप्त संवत प्रारंभ किया किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रारंभ किया। गुप्त संवत का प्रारंभ किसने किया था? अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो 319-20 ईस्वी में सिंहासन पर बैठते समय किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसके साथ महाराजाधिराज एक उपाधि मिलती है, महाराजाधिराज। तो महाराजाधिराज की उपाधि का प्रयोग इसके नाम के साथ किया गया, राजाओं का भी राजा। इससे क्या प्रमाणित होता है? राजाओं का भी राजा शब्द, महाराजाधिराज शब्द का प्रयोग जब यहाँ किया गया, इसका अर्थ है यह मुक्त शासक था। तो महाराजाधिराज शब्द क्या बता रहा है? यह एक मुक्त शासक था, चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम को क्या मान लिया जाता है कि यह वास्तविक संस्थापक, यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी था। तो बताइए चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया, इसके साथ महाराजाधिराज की उपाधि मिलती है जो इसके मुक्त शासक होने का प्रमाण है, और ये वास्तविक संस्थापक कहलाता है। किस वंश का संस्थापक कहलाता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाता है।
तो हम लोगों ने यहाँ गुप्त वंश के बारे में देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, घटोत्कच के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बड़ा 2-3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर डिस्कस हुए हैं। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो सिंहासन पर बैठेगा वो कौन है? वो है समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त इस वंश का एक सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक है। जैसे मोस्ट ग्लोरियस चंद्रगुप्त सेकंड है, सबसे प्रतापी, उसी तरह समुद्रगुप्त भी अपने आप में एक प्रतापी शासक रहा। किसका प्रतापी शासक रहा? गुप्त वंश का प्रतापी शासक रहा। अब देखें, गुप्त वंश के जो शासक हैं उनमें फॉर एग्जाम्पल के लिए श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम। हम किस पर बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त गुप्त वंश का प्रतापी शासक था। तो गुप्त वंश का प्रतापी शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। और सबसे प्रतापी शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो यहाँ पर देखें, राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ, जिसमें एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है यज्ञ करने के बाद, और यदि कोई राजा उस घोड़े को पकड़ लेता है तो ये माना जाता है कि उसने चुनौती दी है वो अधीनता स्वीकार नहीं कर रहा है। तो वो घोड़ा जिस दिशा में जाता जाएगा उस दिशा के अंदर कोई घोड़ा पकड़ेगा, और जो पकड़ेगा तो वो चुनौती दे रहा है, और अगर नहीं पकड़ा तो इसका मतलब उसने अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो अश्वमेध यज्ञ की जो जानकारी मिलती है, अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी, एक, अश्वमेध यज्ञ किस शासक के द्वारा किया गया था? एक किया गया था गुप्त वंश में समुद्रगुप्त के द्वारा, और दूसरा जो अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी मिलती है वो किसके द्वारा मिलती है? कुमार गुप्त के द्वारा मिलती है। तो बताइए, गुप्त काल के दो ऐसे शासक जिनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी मिलती है वो कौन से थे? समुद्रगुप्त था, और कौन था? वो कुमार गुप्त था। तो समुद्रगुप्त और कुमार गुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने की भी जानकारी मिलती है। तो देखें, यहाँ पर अभी हम लोग जिसे पढ़ रहे हैं उसमें गुप्त वंश और गुप्त डायनेस्टी, इसे ही भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसे कहा जाता है? गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं गुप्त वंश को या गुप्त काल को। तो स्वर्ण काल रहा, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री रहा, ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रमुख शासकों की बात की जाए, हम लोगों ने एक बार पहले भी लिस्ट बनाई हुई है, पर थोड़ा सा रिवीजन के दृष्टिकोण से मैं एक बार फिर शो कर रहा हूँ यहाँ पर। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार गुप्त,
और स्कंद गुप्त। तो देखिए, गुप्त वंश के जो प्रमुख शासक हैं जिनके बारे में हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, तो गुप्त वंश के प्रमुख शासकों के नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं। ऐसा नहीं है इसके बाद गुप्त वंश के शासक नहीं रहे हों, रहे कुछ रहे, लेकिन उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां नहीं हैं। तो जो प्रमुख शासक हैं उनमें हम यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। इन शासकों में हमने इससे पहले जो पढ़ा उसमें जो पढ़ा, एक टर्म थी, एक टाइटल था, महाराज की उपाधि। जब महाराज की उपाधि की बात करते हैं तो ये जो महाराज की उपाधि है, महाराज शब्द का प्रयोग, महाराज शब्द का प्रयोग न केवल श्रीगुप्त के साथ किया गया है, बल्कि महाराज शब्द का प्रयोग जो है घटोत्कच के द्वारा भी किया गया है, जिससे पता लगता है कि ये दोनों ही मुक्त शासक नहीं रहे होंगे, निश्चित रूप से किसी के सामंत रहे होंगे। तो किसी के सामंत होने का प्रमाण यहाँ पर मिलता है, लेकिन साम्राज्य की शुरुआत, राज्य की शुरुआत तो हो चुकी है। इसीलिए जो ये श्रीगुप्त है, श्रीगुप्त को जो महाराज की उपाधि लगी मिलती है, इससे पता लगता है कि श्रीगुप्त की बात की जाए तो गुप्त वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया है कि बताइए, जो गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री है, जिसका अपने आप में एक वैभवशाली इतिहास है, उसकी बात की जाए तो उस वंश का संस्थापक कौन था? तो वो श्रीगुप्त ही था, परंतु ये भी मुक्त शासक नहीं रहा होगा और ये किसी का सामंत था, रहा होगा। इसीलिए इनके नाम के साथ क्या लगा मिलता है? इनके नाम के साथ लगा मिलता है कि ये महाराज थे। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, सबसे पहले एक उपाधि जो महाराजा धीराज की है, महाराजा धीराज शब्द की बात की जाए तो महाराजा धीराज की जो उपाधि है, जो ये टाइटल है, इसकी महाराजा धीराज शब्द जो सबसे पहले लगा मिलता है, वो किसके साथ लगा मिलता है? चंद्रगुप्त प्रथम के साथ। इससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम वो वास्तविक संस्थापक था, रियल फाउंडर था। ही वाज रियल फाउंडर ऑफ गुप्त डायनेस्टी। वो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, वो किसी के अधीन नहीं था, सामंती व्यवस्था से वो बाहर आ चुका था और एक मुक्त अपने नाम के सिक्के जारी करने वाला शासक वो रहा। तो एक मुक्त शासक के रूप में चंद्रगुप्त प्रथम की बात करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम की जब बात की जा रही है, चंद्रगुप्त प्रथम के समय ही देखें 319 20 ईस्वी, इसी के द्वारा क्या चलाया गया? इसी के द्वारा गुप्त संवत चलाया गया। तो ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है, इसके द्वारा गुप्त संवत की शुरुआत की गई थी। अगर आपसे पूछा जाए, बताइए गुप्त वंश में, गुप्त वंश किसके द्वारा गुप्त संवत चलाया गया? तो गुप्त वंश में किसके द्वारा गुप्त संवत चलाया गया? गुप्त संवत चलाया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। तो चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत चलाया गया, ये हमें एक अच्छी जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो देखें, इसी विषय को जब हम आगे बढ़ा रहे हैं, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जब आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ जानकारी मिलती है कि इसने कुमार देवी नामक लिच्छवी कुल की महिला से विवाह किया। तो लिच्छवी कुल की महिला कुमार देवी से विवाह किया। किसके द्वारा विवाह किया गया? कि कुमार देवी से विवाह किसके द्वारा किया गया? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया। तो गुप्त संवत 319-20 ईस्वी तक माना जाता है, जो क्या प्रारंभ किया गया था, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा प्रारंभ किया गया। जो यहाँ पर आपको जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, और ये इतिहास में ऐसी जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास धारण कर लिया, संन्यास धारण किया और राज्य, पुत्र समुद्रगुप्त को सौंप दिया। तो अब
अपने पुत्र को समुद्रगुप्त को उसने अपना साम्राज्य सौंप दिया। चंद्रगुप्त प्रथम ने संन्यास धारण कर लिया। बहुत कम लोग ही संन्यास धारण करते थे। प्राचीन वैदिक सभ्यता में भी संन्यास आश्रम को कम महत्व दिया गया है। संन्यास आश्रम को कम महत्व दिया गया है। बहुत कम लोग संन्यास धारण करते थे। संन्यास धारण करके अपना उत्तराधिकारी उसने किसे बना दिया? समुद्रगुप्त को बना दिया। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम लोगों ने शेयर की है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखें कि वो संस्थापक गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। लेकिन अगर पूछा जाए बताइए वास्तविक संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है, गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन था? वो चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा ही 319-20 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की गई। कुमार देवी नामक महिला से विवाह किसका हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम का हुआ। जीके के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न तो नहीं है, लेकिन हमने जब पढ़ा है तो एक अच्छी जानकारी यहाँ पर ले ली है कि कुमार देवी नामक लिच्छवी महिला से उसका विवाह हुआ। संन्यास धारण करके अपना शासन, अपना राज्य किसको? पुत्र समुद्रगुप्त को सौंप दिया। अब देखें जब आगे बात कर रहे हैं तो समुद्रगुप्त का यहाँ पर बेटे के रूप में उल्लेख आता है, रामगुप्त का पुत्र के रूप में उल्लेख आता है। चंद्रगुप्त सेकंड का यानी रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड दोनों कौन थे? आपस में भाई थे। तो दोनों भाई थे। यहाँ पर देखें जब रामगुप्त की बात की जाती है तो इसका शासन अल्पकालिक रहा। शासन अल्पकालिक रहा। यह एक अयोग्य शासक माना जाता है। इसके समय उल्लेख आता है कि शकराज ने अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा और रामगुप्त ने उसे स्वीकार कर लिया। इतिहास की पुस्तकों में तो यहाँ तक आता है कि शकराज ने रामगुप्त से कहा कि अपनी पत्नी वो उसे सौंप दे, तो रामगुप्त ने ऐसा करने का भी निर्णय ले लिया। लेकिन यहाँ पर वो जो शकराज था, शकराज मतलब शक वंश का राजा, तो जो वो शकराज था, शकराज की जब बात की जाती है तो शकराज के द्वारा जब ऐसी बातें की गई तो वो जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने वेश बदला और वेश बदलकर शकराज की हत्या कर दी। तो शकराज की हत्या किसके द्वारा कर दी गई? चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा कर दी गई। ये भारतीय इतिहास में वही शासक है जिसके द्वारा एक उपाधि धारण की गई थी और वो उपाधि काफ़ी प्रसिद्ध भी है, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य नाम की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा। तो आप देखिए यहाँ पर हम जो प्रश्नों की बात कर रहे हैं तो विक्रमादित्य नामक उपाधि किस शासक, गुप्त शासक के द्वारा धारण की गई, ये आप नोट कर लीजिए। विक्रमादित्य की शासक उपाधि चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा धारण की गई। अब यहाँ पर देखें वो चंद्रगुप्त जो द्वितीय है और जो रामगुप्त है, ये दोनों पुत्र किसके थे? समुद्रगुप्त के पुत्र थे। तो समुद्रगुप्त के पुत्र थे। तो यहाँ पर जो रामगुप्त है उसका अल्पकाल का शासक था, उसी का भाई कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। लेकिन ये दोनों से पहले एक महत्वपूर्ण शासक कौन सा है? और वो कौन सा है? समुद्रगुप्त। जो पुत्र था किसका? वो पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम का। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? समुद्रगुप्त बैठा। इसे ही तो कहा गया है भारत का नेपोलियन। तो बताइए किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसके समय की जो उपलब्धियां रही, ये एक प्रतापी शासक था, इसने साम्राज्य का विस्तार भी किया। कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि विंसेंट स्मिथ के द्वारा
इसकी तुलना भारत का नेपोलियन कहकर की गई है, यानी नेपोलियन से इसकी तुलना की जा रही है। तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ के द्वारा इसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो बताइए किसके द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ के द्वारा अपनी पुस्तकों में इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अब देखें यहाँ पर एक दरबारी है हरिसेन। अब हरिसेन जो दरबारी था, हरिसेन की जब बात की जाती है, हरिसेन कौन था? हरिसेन समुद्र गुप्त का दरबारी था। तो हरिसेन के बारे में यहाँ पर उल्लेखनीय उपलब्धि बनती है और हरिसेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई। तो प्रयाग प्रशस्ति का जो रचनाकार है, प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? हरिसेन के द्वारा लिखी गई है, जो वास्तव में समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा में लिखा जाना। तो किसी शासक की प्रशंसा में कुछ लिखा जा रहा है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उसकी लाइफ के बारे में बताया जा रहा है। किसी की प्रशंसा में ताम्रपत्र पर, कोपर शीट पर, ताड़पत्र पर या कागज पर या किसी कविता कहानी के रूप में प्रशंसाएं की जा रही है, तो उसे कहा जाता है प्रशस्ति। तो यहाँ पर प्रयाग प्रशस्ति अर्थात प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जो लिखित हमें साहित्य मिला है, उसके अंदर वर्णन जो हमें मिला है, उसमें समुद्रगुप्त का वर्णन मिला है। समुद्रगुप्त का जो वर्णन ये मिला है, ये किसके द्वारा किया गया है? उसी के दरबारी हरिसेन के द्वारा किया गया है। लेकिन हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है, हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है, उसमें एक कमी है। कमी क्या है? इसमें घटनाओं का उल्लेख तिथिवार नहीं है। तो घटनाओं का उल्लेख तिथिवार नहीं है। अब देखिए, किसी एक वंश के शासक के संबंध में कई घटनाएं अगर एक ऑर्डर में चलती हैं, बताई जाएं, तिथि के अनुसार, डेट के अकॉर्डिंग बताई जाए, तो हमें ये पता लगता है कि जिस तिथि की बात की जा रही है वहाँ एक शासक की उपलब्धियां हैं, तो जो उसके साथ जुड़ी घटनाएं होती है, उससे अन्य राजाओं का इतिहास भी जानने की जानकारी मिलती है, हमें उसका स्रोत मिल जाता है। लेकिन अगर वो तिथिवार नहीं हो तो उन्हें समय के कालक्रम में जमाना मुश्किल हो जाता है। तो निश्चित रूप से हरिसेन ने एक बहुत अच्छा साहित्यिक कार्य किया है कि जो प्रयाग प्रशस्ति उसके द्वारा लिखी गई वो प्रशंसनीय है, लेकिन उसके द्वारा इसमें एक बहुत बड़ी कमी रह गई है, और वो यह है कि जिन घटनाओं के बारे में वो बात कर रहा है, वो समुद्रगुप्त की विजयों का जो वर्णन कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए वो सब कुछ तिथिवार नहीं है। तो यहाँ पर देखिए समुद्रगुप्त के द्वारा हरिसेन जो विजय की गई, हरिसेन के साहित्य में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया गया है।
तो अगर ये तिथिवार विजयों का वर्णन होता तो हमें अन्य जानकारी मिलती कि किस समय किस क्षेत्र का राजा कौन सा था, जो जानकारी इसमें अभी आसानी से नहीं मिल पाती। अब देखिए, ये जो समुद्रगुप्त है ये भारत का नेपोलियन कहलाता है। यह ग्लोरियस प्रतापी शासक था। तो यहाँ पर देखिए साम्राज्य विस्तार भी वो कर रहा है, अन्य उपलब्धियां भी उसके द्वारा है। ये जो समुद्रगुप्त है, ये समुद्रगुप्त और एक शासक और है, समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त। तो समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी भी मिलती है। तो आपसे क्वेश्चन जो बनता है एग्जाम में वो कैसे बनता है, बताइए किन दो गुप्त शासकों के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। तो अश्वमेध यज्ञ कंपोज किए जाने की या अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जो जानकारी मिलती है वो किसके बारे में मिलती है, एक तो समुद्रगुप्त के द्वारा किया गया और एक किसके द्वारा किया गया, तो कुमारगुप्त, जिसकी उपाधि महेंद्र थी। तो हम महेंद्र में फिर एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आपको जो लिखाया है, अभी मैंने यहाँ जो डिस्कशंस किया है उसमें देखेंगे ये किस शासक के बारे में है। गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त। तो गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त के बारे में अभी हमने ये पढ़ा, आप इसे नोट कर सकते हैं। समुद्रगुप्त के बाद वो जो रामगुप्त है, रामगुप्त शासक बना, अल्पकाल का, बहुत छोटे समय का अल्पकाल का शासन रहा। यह योग्य शासक नहीं था। तो कोई उपलब्धियां भी इसके समय की विशेष नहीं मिलती है। कुछ समय के लिए सिंहासन पर बैठा, और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही वर्णन किया था समुद्रगुप्त के पुत्रों के बारे में कि ये जो रामगुप्त है वह योग्य शासक था, वो ये कुछ समय ही सिंहासन पर बैठ पाया, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है शकराज ने जब अधीनता स्वीकार करने की बात की तो इसने उसे स्वीकार कर लिया, अधीनता स्वीकार करने के लिए ये तैयार हो गया। लेकिन इसी के भाई चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा वेश बदला गया और शकराज की हत्या कर दी गई। तो देखिए शकराज की हत्या कर दी जाएगी किसके द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा शकराज की हत्या कर दी गई। तो रामगुप्त कैसा शासक था, अयोग्य शासक था। इसके बाद सिंहासन पर कौन बैठा, वो चंद्रगुप्त द्वितीय सिंहासन पर बैठा। इसके द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई, इसके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई। तो वो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जाए तो बताइए विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला गुप्त शासक कौन था। अच्छा क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो उपाधि है, यानी कि जो विक्रमादित्य का टाइटल है, ये किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था, ये गुप्त एम्परर चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय शासक है स्टूडेंट्स, इसकी जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, वो अवंतिका थी। अवंतिका ही प्राचीन नाम है किस शहर का, उज्जैन का। तो अगर हम उज्जैन की बात करते हैं तो वो अवंतिका वाला क्षेत्र है। उज्जैन यानी अवंतिका राजधानी रहा चंद्रगुप्त सेकंड की। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जब हम बात करते हैं तो कई उपलब्धियां इसकी मिलती हैं। इसी का एक दरबारी है जिसका नाम मिलता है कालिदास, जिसे आप जानते हैं एक अच्छा राइटर रहा कालिदास। बताइए किसके दरबार में था। कालिदास जैसा कवि जो विद्वान के रूप में जाना जा रहा है, वो एक कवि के रूप में जाना जा रहा है, वो किसके दरबार में था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी था। कालिदास के द्वारा
संस्कृत में साहित्य लिखे गए और इतने सर्वोत्तम साहित्य लिखे गए कि इसे कहा जाता है इंडियन शेक्सपियर। तो बताइए किसे भारतीय शेक्सपियर या इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। और बताइए कालिदास किसका दरबारी, किसका कोर्टियर था? तो चंद्रगुप्त सेकंड का वो कोर्टियर था। देखिए एक क्वेश्चन जो यहां मैं क्लियर करने जा रहा हूं, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में विदेशी यात्री फाहियान आया। और फाहियान ने फो को की नामक पुस्तक लिखी, जिसमें तत्कालीन शासक का नाम तक नहीं है। तो देखिए फाहियान जब भारत आया तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समय था, इतना प्रतापी शासक वो था, इतनी प्रसिद्धि उसकी रही। लेकिन जो पुस्तक फो को की फाहियान के द्वारा लिखी गई उसमें तत्कालीन शासक चंद्रगुप्त सेकंड के नाम तक का उल्लेख नहीं है। इससे पता लगता है कि वो तत्कालीन भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति का अध्ययन करने आया था और उसी को लेकर भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारत की तत्कालीन बौद्ध धर्म की स्थिति के बारे में वो अध्ययन करने आया, उसी उद्देश्य में वो लगा रहा। लेकिन उसने कहीं पर भी चंद्रगुप्त सेकंड का नाम देना भी उचित नहीं समझा, जबकि वो भारत का उस समय बहुत प्रतापी शासक था। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हम कह सकते हैं कि वह सबसे ग्लोरियस, वो सबसे प्रतापी शासक था। तो देखिए एक से ज़्यादा उपलब्धियां हमारे पास यहाँ पर गुप्त वंश में चंद्रगुप्त के बारे में है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में है। तो अब देखें यहाँ पर एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा। ये जो विक्रमादित्य है ये एक टाइटल है, एक उपाधि है। ये उपाधि किस शासक के द्वारा धारण की गई थी? चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा धारण की गई थी, जो गुप्त वंश का शासक है। अब देखिए जो इसकी राजधानी थी वो अवंतिका थी। अवंतिका किसका नाम है? उज्जैन शहर का ही नाम है। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या मिलता है? अवंतिका मिलता है। चंद्रगुप्त सेकंड का एक प्रसिद्ध दरबारी है कालिदास, जिसके बारे में बात की जाए तो वो संस्कृत का विद्वान था, संस्कृत में साहित्य लिखे गए। उसके बाद द्वारा एक से एक बढ़कर साहित्य जो लिखे गए वो आज तक प्रसिद्ध हैं। कालिदास के बारे में बात कर रहे हैं हम। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में विदेशी यात्री फाहियान आया। ये क्वेश्चन
कितनी बार प्रतियोगी परीक्षा में बना है। मैं फाहियान से मिलते जुलते क्वेश्चनों पर एक बार और डिस्कशन करूंगा आपके साथ। फाहियान ने फो क्वो की नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने तत्कालीन यानी उस समय का जो शासक था, महान शासक था, उसका नाम तक नहीं दिया है, चंद्रगुप्त सेकंड। तो ऐसा कौन सा विदेशी यात्री था जिसने अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन शासक का नाम तक नहीं दिया? वो कौन था? वो फाहियान था, जिसने चंद्रगुप्त सेकंड का नाम तक अपने साहित्य में नहीं दिया। तो देखें यहाँ पर एक रिलेटेड फैक्ट पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। तो देखिए रिलेटेड फैक्ट में जैसे चंद्र गुप्त मौर्य के समय विदेशी राजदूत मेगस्थनीज भारत आया और इसके द्वारा एक जो पुस्तक लिखी गई थी उसका नाम मिलता है इंडिका। अब इंडिका अब उपलब्ध नहीं है। ये पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी थी। ऐसे उदाहरण, ऐसे उल्लेख तत्कालीन अन्य साहित्यों में मिलते हैं, जिससे हमें जानने को मिल जाता है कि एक पुस्तक थी इंडिका जो उस समय पर मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन वो पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है, मिल नहीं पा रही है, यानी वो विलुप्त हो गई है। तो कुल मिलाकर वो पुस्तक यदि मिलती तो हमें और बहुत कुछ साहित्य में उसके बारे में जानने को मिलता। अब देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड की जब बात की जाती है, चंद्रगुप्त द्वितीय की, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत में एक विदेशी यात्री आया जिसका नाम है फाहियान। इसके द्वारा लिखा गई पुस्तक का नाम क्या था? फो क्वो की। तो फोको की एक पुस्तक का नाम था जो किसके द्वारा लिखी गई? फाहियान के द्वारा लिखी गई। इसी के अलावा एक शासक का नाम है हर्षवर्धन, जो हम आगे पढ़ेंगे। हर्षवर्धन की बात की जाए तो इसके समय भारत में एक विदेशी यात्री आया, हेनसांग आया, और हेनसांग के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई उस पुस्तक का नाम क्या मिलता है? सी यू की। बताइए सी यू की नामक साहित्य किसके द्वारा लिखा गया था? सी यू की नामक साहित्य किसके द्वारा लिखा गया था? हेनसांग के द्वारा लिखा गया था, जो हर्षवर्धन के समय भारत में आया था। तो हमने अच्छे साहित्यों के ऊपर बात की है, साहित्य जो लिखे गए जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं, आप इन्हें नोट कर लीजिए। अब देखें यहाँ पर हमने ये फैक्ट जो पढ़े, इसी के साथ कालिदास। कालिदास किसके समय का है? कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड के समय का दरबारी था। तो कुछ जानकारियां इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कालिदास द्वारा लिखे साहित्य, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अभिज्ञान, शाकुंतलम, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का भी वर्णन है, उनके गंधर्व विवाह का भी वर्णन मिलता है। अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघ दूतम, इसके अलावा रघुवंश, इसके अलावा कुमार संभव, जिसमें कार्तिकेय के जन्म की कथा दी गई है। इसके अलावा मालविकाग्नि, मालविकाग्नि मित्रम। तो ये ऐसे साहित्य हैं जो किसके द्वारा लिखे गए थे? कालिदास के द्वारा लिखे गए थे। एक और साहित्य पर मैं जब बात कर रहा हूँ जो कालिदास के द्वारा ही लिखा गया, विक्रमोर्वशीय।
विक्रमोर्वशी नामक साहित्य भी किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा लिखा गया। तो आप ये नोट कर लीजिए। कालिदास जैसे विद्वान हैं तो उसी समय धन्वंतरी ये दरबारी था, चंद्रगुप्त द्वितीय का, जिसकी उपाधि क्या है? विक्रमादित्य। तो देखें, वो जो धन्वंतरी है यह आयुर्वेद का प्रसिद्ध वैद्य, ज्ञाता, या यूं कह दें आयुर्वेदिक चिकित्सक थे। हालांकि धार्मिक मान्यताओं में हम इन्हें देवता मानकर पूजते हैं, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि जिस तरह का उल्लेख आता है पुराणों में, उससे भी ये पता चलता है कि इसका प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी रहा होगा। तो धन्वंतरी के बारे में जो हम पढ़ते हैं कि समुद्र मंथन से वो उत्पन्न हुए थे, तो निश्चित रूप से धार्मिक मान्यताएं हैं, उनका अपना एक महत्व है, लेकिन इतिहास में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि धन्वंतरी नाम का एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक था जो गुप्तकालीन चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में था। तो आयुर्वेद का जो प्रसिद्ध चिकित्सक है वो कौन था? कालिदास था, सॉरी धन्वंतरी था। धन्वंतरी किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त सेकंड का दरबारी है। अब देखिए यहाँ पर गुप्तकालीन विद्वानों में आर्यभट्ट का नाम आता है। देखिए, भारत का जो पहला उपग्रह हमने छोड़ा था, लॉन्च किया था, वो आर्यभट्ट के नाम पर ही था। आर्यभट्ट के द्वारा पाई का मान दिया गया, शून्य, जीरो दिया। इसके अलावा सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को समझाया। इसके द्वारा पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की जाती है, यह बताया गया। तो निश्चित रूप से आर्यभट्ट एक विद्वान था और आर्यभट्ट ने ये बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, न कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो यहाँ पर ये सब किसके द्वारा दिए गए? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को समझाया गया। ये किसके द्वारा किया गया? ये आर्यभट्ट की उपलब्धियां रही। देखिए, ब्रह्मगुप्त ये गुप्तकालीन विद्वान हैं, जिसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण का ब्रह्म सिद्धांत दिया गया। गुरुत्वाकर्षण का ब्रह्म सिद्धांत, हर पृथ्वी वस्तुओं को आकर्षित करती है, पृथ्वी में एक ब्रह्म शक्ति होती है जिससे वो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ये गुरुत्वाकर्षण का ही सिद्धांत था जो ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया। वराह मिहिर ज्योतिषीय गणनाएं की ग्रह नक्षत्रों की गति का जो अध्ययन किया, इस आधार पर एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। कौन? वराह मिहिर। ये भी गुप्तकालीन विद्वान है। तो गुप्तकालीन विद्वानों की बात की जाए तो गुप्तकाल स्वर्ण काल रहा भारत का। हर क्षेत्र में उन्नति हो रही है, विज्ञान में उन्नति हो रही है, आर्थिक रूप से उन्नति हो रही है, सैन्य दृष्टिकोण से, सेना के दृष्टिकोण से शक्ति संपन्न राष्ट्र बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो ये वो गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री रहा। तो यहाँ पर देखिए, एक नाम आता है विष्णु शर्मा का। गुप्तकालीन विद्वान
विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया। कहा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक पढ़ा गया अगर कोई साहित्य है तो विश्व में सर्वाधिक पढ़े गए साहित्यों में पंचतंत्र का अपना एक स्थान आता है। तो विश्व में सर्वाधिक पढ़े गए साहित्यों में पंचतंत्र, और पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था। तो एक से एक बढ़कर साहित्य हैं जो इस समय पर लिखे गए। देखिए गुप्त काल में ही गुप्त काल में ही 18 पुराणों की रचना की गई। तो देखिए पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की रचना का काल कौन सा है? गुप्त काल। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। तो गुप्त काल की एक से एक बढ़कर उपलब्धियां हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इसे गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहा जाता है। तो देखें कालिदास गुप्तकालीन विद्वान हैं, धन्वंतरी गुप्तकालीन आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने दिया, गुप्तकाल से हैं। वराहमिहिर गुप्तकाल से हैं जो एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। विष्णु शर्मा एक राइटर थे जिनके द्वारा विश्व का सबसे ज़्यादा पढ़ा गया साहित्य पंचतंत्र लिखा गया। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। कितनी ही बार ये एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। धन्वंतरी दरबारी था चंद्रगुप्त सेकंड का, आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक ज्ञाता या विद्वान थे जिनके पास आयुर्वेदिक औषधियों की काफ़ी जानकारी थी, धन्वंतरी। इसी तरह हमने पढ़ा था चरक भी आयुर्वेदिक चिकित्सक है जो किसके दरबार में थे? चरक जो दरबार में थे वो कनिष्क के दरबार में थे, जो हमने पढ़ा था। उनके द्वारा आयुर्वेद का विश्वकोश लिखा गया जिसे चरक संहिता कहते हैं। हम यहाँ बात कर रहे धन्वंतरी की। धन्वंतरी किस काल के थे? गुप्त काल के थे। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, पाई का मान दिया, शून्य का मान, शून्य के बारे में बताया, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को समझाया, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की जाती है ये भी इनके द्वारा बताया गया। बताइए गुरुत्वाकर्षण का विद्वान देने वाला भारतीय व्यक्ति कौन था जिसने ब्रह्म सिद्धांत दिया था? ब्रह्म सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया। वराहमिहिर खगोल शास्त्री थे जिन्होंने खगोल के ग्रह नक्षत्रों की गणनाएं हमें बताई। तो वराहमिहिर की जब बात करते हैं तो जब भी इस पे क्वेश्चन पूछा जाए तो दो ऑप्शन होते हैं, क्या वो ज्योतिषी थे, क्या वो खगोल शास्त्री थे? तो आपको लगाना है वो खगोल शास्त्री थे, खगोल विद्या के ज्ञाता थे। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हम चर्चा कर रहे हैं। भारत में मंदिरों की परंपरा या मंदिरों का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? ये कब प्रारंभ हुआ स्टूडेंट्स? गुप्त काल में ये प्रारंभ हुआ। तो भारत में मंदिरों के निर्माण का समय कौन सा है? गुप्त काल। गुप्त काल में मंदिरों के निर्माण की परंपरा आरंभ मानी जाती है। तो यहाँ पर देखिए जब हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कोई भव्य मंदिर मिला हो, भव्य मूर्ति मिली हो स्पष्ट रूप से जो देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर में प्रतिष्ठापित हो, तो ऐसे प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन पहली बार हमें मंदिरों के जो प्रमाण मिल रहे हैं, मंदिरों की शुरुआत मिल रही है, वो कब मिल रही है? गुप्त काल में मिल रही है। फॉर एक स्टूडेंट एग्जाम्पल, अगर बहुत अच्छे एग्जाम्पल की बात की जाए कि गुप्त काल का जो उदाहरण है, गुप्त काल के मंदिरों के उदाहरण में गुप्त काल के मंदिरों के उदाहरण में एक नाम आता है
देवगढ़ का दशावतार मंदिर। विष्णु के कितने अवतार माने गए? 10। तो विष्णु के जो 10 अवतार माने गए, तो देवगढ़ के विष्णु के 10 अवतारों का मंदिर जो बना हुआ है वो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, अच्छे स्थिति में हमें मिला है, जो गुप्तकालीन मंदिर का एक अच्छा प्रमाण है। जो कहाँ पर है? झांसी के निकट है। झांसी के निकट देवगढ़ में है। देवगढ़ में कहाँ पर? यूपी में है। तो यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं तो देवगढ़ का जो मंदिर है, विष्णु के दशावतार का मंदिर है, यह किस शैली में बना है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर पंचायतन शैली में बना है। पंचायतन शैली के बारे में बस अभी मैं इतना सा बताना चाहता हूँ। एक मुख्य मंदिर होता है और उसके आसपास 4 गौण मंदिर होते हैं। एक मुख्य देवता और 4 अन्य देवताओं के मंदिर आसपास हों, ऐसे मिलाकर कुल 5 मंदिरों के समूह को पंचायतन शैली का मंदिर कहा जाता है। जो किस प्रकार का मंदिर है? देवगढ़ का मंदिर। देवगढ़ का मंदिर भी किस शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में बना हुआ है। इसके अलावा एक जगह का नाम आता है अजंता। न केवल अजंता बल्कि बाघ की गुफाएं। अब दोनों की बात के लिए ली जाए, अजंता कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। वहीं बाघ की गुफाएं कहाँ पर हैं? ग्वालियर में है। तो अजंता और बाघ की गुफाएं दोनों गुप्तकालीन चित्रकला का उदाहरण है। तो गुप्तकालीन चित्रकला के जो उदाहरण हैं वो कौन से? अजंता की गुफाएं और बाघ की, अजंता महाराष्ट्र में और बाघ की गुफाएं। तो ये जो है गुफाएं, यहाँ पर आपको गुप्तकालीन चित्र मिल जाएंगे और ये गुप्तकालीन शैली के चित्रों का एक बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। गुप्त काल के नाम से जाना जाता है, गुप्त काल या गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। उसके जो प्रमुख शासक हैं उनमें एक नाम आता है श्री गुप्त का। एक नाम जो आता है वो आता है घटोत्कच का। फिर जो आता है वो आता है चंद्रगुप्त प्रथम का नाम। इसके अलावा फिर आता है समुद्रगुप्त। फिर एक अल्पकालिक और अयोग्य शासक के रूप में नाम आता है रामगुप्त। रामगुप्त का ही जो भाई था वो चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से। फिर उसके बाद जो नाम आता है वो है कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त के बाद जो नाम आता है वो कौन सा है? स्कंदगुप्त। तो देखिए, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहलाने वाला वो जो गुप्त काल है, इसके ऊपर कई क्वेश्चंस बनते हैं। फॉर एग्जांपल, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर यहाँ पर देखा जाए कि गुप्त संवत की स्थापना किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई, ये हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा कालिदास किसका दरबारी था? ये हम लोगों ने पढ़ा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का वो दरबारी था। धन्वंतरी किसका प्रसिद्ध राजकीय या प्रसिद्ध दरबारी था? आयुर्वेदिक चिकित्सक था। धन्वंतरी किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में था। 18 पुराणों की रचना का काल। तो ये पुराण भी हमारे लिए इतिहास जानने का एक स्रोत बनते हैं कि क्या व्यवस्था रही होगी, क्या कपोल कल्पित लिख दिया गया, या क्या वास्तविकता रही होगी। हमें इतिहास की रिसर्च करने में बड़ी अच्छी जानकारी पुराणों के माध्यम से भी मिलती है। बताइए, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या हम लोगों ने कल भी डिस्कस की थी, और वो कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। तो 18
18 पुराण लिखे गए जो गुप्त काल में लिखे गए, जिनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो देखिए साहित्य सृजन की दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण काल रहा। विश्व में सबसे ज़्यादा पढ़े गए साहित्यों में से पंचतंत्र की कहानियाँ विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई, वो भी कब की है, गुप्त काल की है। तो विष्णु शर्मा द्वारा जो पंचतंत्र लिखा वो नैतिक शिक्षाओं पर आधारित साहित्य है, लेकिन वास्तविकता में ये विश्व का सबसे ज़्यादा पढ़ा गया साहित्य माना जाता है। पंचतंत्र की कहानियाँ जो विष्णु शर्मा ने लिखा, गुप्तकालीन लेखक है, गुप्तकालीन विद्वान है। तो इसी विषय को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक शासक का नाम आता है कुमारगुप्त। तो गुप्त काल का जो शासक है उसका नाम कुमारगुप्त। इस कुमारगुप्त के द्वारा एक उपाधि धारण की गई थी, महेंद्र या महेंद्रादित्य। तो महेंद्र या महेंद्रादित्य की जो उपाधि धारण की गई, वास्तव में इसका नाम नहीं है, इसके द्वारा धारण की गई उपाधि है। तो इसके द्वारा जो उपाधि धारण की गई थी वो क्या थी, महेंद्र या महेंद्रादित्य थी। ये कुमारगुप्त ही तो है जिसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। तो देखिए एक अश्वमेध यज्ञ, इससे पहले अश्वमेध यज्ञ की बात जहाँ की जाती है तो अश्वमेध यज्ञ किन दो गुप्त शासकों ने किया, एक तो समुद्रगुप्त जिसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किया गया, और दूसरा शासक एक और है कुमारगुप्त जिसके द्वारा भी अश्वमेध यज्ञ किया गया। तो यहाँ पर इतिहास में एक जो क्वेश्चन बनता है, जीके के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, बताइए किन दो गुप्त शासकों के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। तो वो जो दो गुप्त शासक है, एक समुद्रगुप्त था, एक कुमारगुप्त था, जिनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने की जानकारी मिलती है। यहीं पर देखिए इतिहासकार लिखते हैं संभवतः, है ना, जितनी जानकारी हमें मिली है अभी तक, है ना, वहाँ पर संभवतः वो जो नालंदा विश्वविद्यालय है, वो जो नालंदा विश्वविद्यालय है, ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी किसके द्वारा, संभवतः किसके द्वारा की गई थी, तो उसमें भी नाम किसका आता है, कुमारगुप्त का। तो कुमारगुप्त के द्वारा 200 गांव दान में दिए जाने का उल्लेख आता है। नालंदा विश्वविद्यालय को जब गांव दान में दिए जाएंगे तो वहाँ जो उपज होगी, जो उस भूमि से आय होगी, वो नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के हित में वो फंड लगेगा, इस यूनिवर्सिटी के खर्चे मेंटेन हो पाएंगे। तो इस दृष्टिकोण से ये गाँव दान में दिए जाते थे। तो 200 गाँव दान में दिए जाने का उल्लेख किसके समय पर मिलता है कि कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए 200 गाँव दान में दिए गए। तो नालंदा विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था। मध्यकाल में कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी के द्वारा इसमें आग लगा दी गई, ये 2 माह तक धूं धूं करके जलता रहा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना बड़ा महत्वपूर्ण साहित्य दल करके खाक हो गया। उसने इसे एक किला समझा, दुर्ग समझ लिया, और उसने इसमें आग लगा दी तो एक महत्वपूर्ण हमारा ज्ञान का खजाना वहाँ पर नष्ट हो गया। लेकिन कुल मिलाकर के हम जब बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था जहाँ बहुत दूर दूर से विद्यार्थी विद्याध्ययन करने के लिए आते थे। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना महेंद्रादित्य, महेंद्र जिसकी उपाधि थी, उस कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी हमारे को जानकारी मिलती है। अब देखिए यहाँ पर इसके अलावा जो सोने के सिक्के खुदाई में मिले हैं, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला
शासक। तो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला शासक कौन था, जिसकी उपाधि महेंद्र थी, अर्थात जिसका नाम क्या है, उस शासक का नाम क्या है, उस शासक का नाम है कुमार गुप्त। तो आपके नोट्स में आप लिख सकते हैं, बताइए किस शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तो गुप्त शासकों में सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राओं पर नाम कुमार गुप्त का मिला है। इस आधार पर इतिहासकार ये कहते हैं कि जो हमें सिक्के मिलते हैं उनमें सबसे ज्यादा कुमार गुप्त के समय के सिक्के मिलते हैं। इसका अर्थ हुआ कि कुमार गुप्त के समय सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं या सोने के सिक्के जारी किए गए थे। तो कुमार गुप्त वो शासक था जिसके समय सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए। तो देखें, कुछ हम पॉइंट्स पर, फैक्ट पर बात कर रहे हैं, तो आगे देखते हैं। सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी की गईं। तो सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं किन शासकों के द्वारा जारी की गई? तो ये जारी की गई थी हिंद यवन शासकों द्वारा, हिंद यवन शासकों द्वारा। अब देखिए, एक क्वेश्चन और फिर बना रहा हूं जो इंपॉर्टेंट अप्रोच रखता है। सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी की गई? तो सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी की गई? कुषाण शासकों द्वारा। तो कुषाण शासकों के द्वारा सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई। सबसे अधिक मैक्सिमम गोल्ड कॉइन, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी की गई? तो सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों के द्वारा जारी की गई। और गुप्त शासकों में भी वो कौन था? कुमार गुप्त, जिसने सबसे ज्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी की। तो देखिए, गोल्ड कॉइन के ऊपर हमारे पास 3 अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं, और वो ये है कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाले शासक कौन से थे। सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाले शासक कौन से थे? तो हिंद यवन शासकों के द्वारा जारी की गई। और सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राओं की बात की जाती है, सबसे प्योर गोल्ड कॉइन्स की बात की जाती है, तो वो कुषाण शासकों के द्वारा जारी किए गए। और जब सबसे अधिक, चाहे प्योरिटी कम रही होगी, लेकिन सबसे अधिक गोल्ड कॉइन किसके समय के मिलते हैं? तो गुप्त शासकों के समय के मिलते हैं। इन्होंने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं वहां पर उस समय जारी की होंगी। तो भारतीय इतिहास का अपना एक रोचक तथ्य है कि स्वर्ण मुद्राएं सबसे अधिक जारी किसके द्वारा की गई, सबसे शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी की गई। ये इतिहास के रोचक क्वेश्चन है जो जीके में लगातार यूनिवर्सल क्वेश्चन के रूप में सामने आते हैं। अब देखें, यहीं पर चमड़े के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए? तो चमड़े के सिक्के जारी करने वाला सुल्तान कौन था? निजामी सुल्तान था, जो एक दिन का बादशाह बना, एक दिन का सुल्तान बना। इसे हुमायूं ने एक दिन के लिए दिल्ली के तख्त पर बिठाया। तो एक दिन का जब ये सुल्तान बना, तो निजामी भिश्ती जो था, जो निजामी सुल्तान था, एक दिन का सुल्तान बना, और इसके द्वारा चमड़े के सिक्के, संभवतः चमड़े के सिक्के जारी किए गए। इसके बाद तांबे के सिक्के किस शासक द्वारा जारी किए गए?
इंडियन हिस्ट्री में इसे पागल बादशाह कहा जाता है, जिसने तांबे के सिक्के चलाए। ये था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा तांबे के सिक्के चलाए गए। तो आप लोगों के लिए रोचक प्रश्नों में देखा जाए तो यहाँ पर चमड़े के सिक्के किसके द्वारा चलवाए गए? निजामी सुल्तान के द्वारा चलाए गए। निजामी भिश्ती। तांबे के सिक्के चलवाने वाला शासक कौन था? वो सुल्तान कौन था? वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसके द्वारा तांबे के सिक्के चलाए गए। तो सिक्कों के ऊपर ही देखिए एक से ज़्यादा फैक्ट है। जी के ऐसा ही विषय है जिसमें एक से ज़्यादा फैक्ट जुड़े हुए होते हैं, तो एक से ज़्यादा फैक्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर किए हैं। सिक्कों के ऊपर ये रोचक प्रश्न है जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में सक्सेस का बेस बनते हैं। तो देखें, सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला शासक कौन था? सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला शासक कौन था? सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला शासक कौन था? वो कौन था? कुमार गुप्त था, जिसके द्वारा महेंद्र या महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की गई थी। तो यहाँ पर देखेंगे इसी परंपरा में कुछ सिक्के के संबंध में हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट ले लिए। इसके बाद जो एक शासक का नाम आता है वो आता है गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण शासक, और उसका नाम आता है आपका स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, स्कंद गुप्त के द्वारा सौराष्ट्र नामक जगह कहाँ पर है स्टूडेंट्स? गुजरात। सौराष्ट्र गुजरात में स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लेक सुदर्शन। तो लेक सुदर्शन कहाँ पर स्थित है? लेक सुदर्शन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। सौराष्ट्र गुजरात में ये स्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर पुष्पगुप्त के द्वारा इस झील को बनवाया गया था। तो सौराष्ट्र गुजरात में जो स्थित ये झील है, इसका निर्माण तो मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय गवर्नर पुष्पगुप्त के द्वारा करवाया गया था, परंतु इसके पुनरुद्धार की जो जानकारी मिलती है, इसकी रिकंस्ट्रक्शन की जो जानकारी मिलती है, उसमें एक नाम स्कंदगुप्त का भी आता है। सौराष्ट्र गुजरात में स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? वो स्कंदगुप्त के द्वारा करवाया गया। ये जो स्कंदगुप्त है, स्कंदगुप्त को हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो हूणों के आक्रमण का सामना किसको करना पड़ा? बताइए, किस गुप्त शासक ने हूणों के आक्रमण का सामना किया? हूणों के आक्रमण का सामना स्कंदगुप्त के द्वारा किया गया। ये हूण इतनी क्रूरता से आक्रमण करते थे कि शत्रु की महिलाओं और बच्चों तक को भी नहीं छोड़ते थे। तो महिलाओं और बच्चों को भी वो आक्रमण करने के दौरान क्रूरता से मार दिया करते थे। तो इसी कारण यहाँ पर देखिए, यहाँ कहा गया है, हूणों के आक्रमण को कहा गया है खुदा का कहर। तो खुदा का कहर किन्हें कहा जाता है? हूण शासकों को कहा जाता है, क्योंकि हूण शासक जो आक्रमण करते थे तो दुश्मन के पत्नी और बच्चों को भी वो नहीं छोड़ते थे। खुदा का कहर कहलाने वाले शासक कौन है? खुदा का कहर कहलाने वाले शासक हूण शासक थे। ये हूण शासक हैं। तो हूण शासकों के स्थापत्य का जो प्रमाण मिलता है, जिसका सामना स्कंदगुप्त को करना पड़ा, तो हूण शासकों के स्थापत्य का जो एग्जाम्पल मिलता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए बारडोली के शिव मंदिर। तो बारडोली का शिव मंदिर, अभी बारडोली नामक प्लेस कहाँ पर है? ये है आपका रावत भाटा
चित्तौड़, रावत भाटा चित्तौड़ में बारडोली के शिव मंदिर हैं। बारडोली के शिव मंदिर किसके द्वारा बनाए गए थे? ये शिव मंदिर बनवाया गया था हूण शासक तोरमाण के पुत्र मिहिर कुल के द्वारा। तो तोरमाण के पुत्र मिहिर कुल के द्वारा जो हूण शासक रहे उनके स्थापत्य का प्रमाण जो मिलता है वो बारडोली के शिव मंदिर मिलते हैं। आपको सिर्फ ध्यान रखना है बारडोली के शिव मंदिर कहाँ पर स्थित थे, वो रावत भाटा चित्तौड़ में स्थित हैं और इनका निर्माण किनके द्वारा करवाया गया? हूण शासकों के द्वारा करवाया गया। कभी कभी ये पूछा जाता है कि किसके द्वारा, तो तोरमाण के पुत्र मिहिर कुल के द्वारा जो हूण वंश के शासक थे इनके द्वारा ही बारडोली के शिव मंदिर का निर्माण कराया गया। हमने गुप्त शासकों में स्कंदगुप्त के बारे में लिखा कि इसे हूणों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने एक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर गुप्त वंश के बारे में पढ़े हैं, शासकों के बारे में पढ़े हैं, जिनमें प्रतियोगी परीक्षा में गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो काफ़ी कुछ आपके यहाँ पर इससे कवर होते हैं। तो ये तो एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है जो आपको एग्जाम में सक्सेस का बेस बनेगा, वो मैंने आपको यहाँ पर करवाया है।